हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलेगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक ये है कि खुजदार में जो स्कूल बस पर अटैक हुआ, टेररिस्ट ने जो अटैक किया उस पर डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट आई। खुजदार हमला भारतीय इश्तियाल अंगेजी से हुआ, बलोच शनाख्त से कोई ताल्लुक नहीं, डीजी आईएसपीआर एक ये कमेंट उन्होंने पास किया। और उसके अलावा पानी के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट पास की गई कि हम भारत का जो है वो सांस बंद कर देंगे एक ये। और दूसरी जानिब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो इस टाइम विजिट पर है, अजरबैजान और टर्की विजिट पर है। जबकि हम इंडिया में देख रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो टर्की और अजरबैजान का जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी होंगी। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे डीजी आईएसपीआर की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आई उस पर आप क्या राय रखते हैं? पहले आप बताइए इश्तियाल अंगेजी क्या होता है, मुझे समझ ही नहीं आया। व्हाट इज इश्तियाल अंगेजी? ओके, इश्तियाल अंगेजी डॉक्टर साहब ये है कि जी ऐसी हरकत करना कि जिससे दूसरा गुस्से में आ जाए, कि जिससे दूसरे को आप तंग कर सकें या प्रोवोकेशन। यस, प्रोवोकेशन। तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी अब ये कंसिडर्ड ओपिनियन पहले भी थी, लेकिन पहले जो है वो इसको स्क्वेयरली किसी के ऊपर डाल नहीं रहे थे। वो अपनी स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को मुतनब्बे कर रहे थे कि जनाब बलूचिस्तान में आप ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट या बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, मतलब इन लोगों को सपोर्ट ना करें। आप बलूचिस्तान में जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में निहत्ते लोगों की जानें जो है वो खतरे में है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतनब्बे कर रहा था। लेकिन जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ और उसके बाद जब से ये जो है क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो जंग हुई 3.5 दिन की या 4 दिन की जो जंग हुई, तो कुछ लोग उसको मिनी वॉर कहते हैं, कुछ लोग उसको स्कर्मिश कहते हैं, लेकिन स्कर्मिश नहीं थी, ये एक वॉर तो थी। अच्छा, अब उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्वेयरली, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बगैर किसी बहस के उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है इसको स्क्वेयरली डाल दिया हिंदुस्तान के ऊपर। और अब बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको वो फितनतुल हिंदुस्तान कह रहे हैं। नंबर 2, डीजीआईएसपीआर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके हाजिर सर्विस मेजर्स, कर्नल्स और लोअर रैंक्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी डायरेक्ट बातचीत जो है वो उन्होंने सुनवाई है, कि जिसमें वो अपने एक ऑपरेटिव को, कि जो पाकिस्तानी नेशनल है, उसको वो हिदायत दे रहे हैं कि जनाब आप किसी अड्डे के ऊपर ये जो है डिवाइस जो है वो लगा दें, आप फलां जगह के ऊपर अटैक करवा दें और फलां। और ज्यादा इसमें जो तशवीशनाक या अफसोसनाक बात है वो ये है कि 2 दिन पहले खुजदार में एक स्कूल बस के ऊपर अटैक हुआ और वो आईईडी ब्लास्ट था, और वो जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से वहां पे 6 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई और बाकी जो तकरीबन 39 या 40 के करीब बच्चे हैं वो इस टाइम पे कुछ जो है वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके ऊपर गए और उसके ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी क्वेटा गए और वहां पे जाके उन्होंने उन बच्चों की इयादत की, और ये बड़ा अफसोसनाक बात है। तो इस वजह से ये जो डीजीआईएसपीआर का बयान था, उन्होंने कहा कि जी ये जो भारत कर रहा है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने इसके ऊपर जो है हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी क्लियर पोजीशन ले ली है, क्योंकि इसमें एक फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है या बलूचिस्तान की जो भी आप उसको बीएलए कहें, बीआरए कहें या जो कुछ भी कहें, वो डॉक्टर साहब बगैर किसी बैरूनी स्पॉन्सरशिप के सस्टेन ही नहीं कर सकती। मतलब वो 2 दिन नहीं चल सकती। अगर आप कहें कि जी वो 15 दिन चल जाए तब भी बड़ा मुश्किल है। उनके जितने कहने को स्पॉन्सर्स हैं वो सब के सब, मतलब अब उसमें
चाइना तो उसको स्पॉन्सर कर नहीं रहा, ईरान को उसको स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश तो उसको स्पॉन्सर कर नहीं रहा। तो रहता है कि या कोई मगरबी कुव्वत है तो या फिर हिंदुस्तान है। और जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जितनी तमाम चीजें उन्होंने फिगर आउट की हैं, उसके मुताबिक ये स्क्वेयरली हिंदुस्तान है। तो इसीलिए अब उसको उन्होंने क्लियरली फितरत हिंदुस्तान कह दिया। और ये जो बस का, स्कूल बस का वाकया हुआ है, इसके बाद से तो गवर्नमेंट ने क्लियर पोजीशन ले ली है कि जो भी उनके परपेचुएटर्स हैं, जो भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, या जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ही साथ कि जो बलोच नाराज फैक्शंस हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत और वो बाकी चीजें की जाएंगी। लेकिन जो लोग दहशतगर्दी पे उतरे हुए हैं, या जो लोग इस मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं या इसकी मजम्मत भी नहीं करते, तो उनके साथ जो है वो गवर्नमेंट किसी तरीके से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनके साथ तो उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह किसी क्रिमिनल के साथ निपटा जाता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ साथ गवर्नमेंट जो है, लेकिन गवर्नमेंट का ये और बहुत सारे इसके अंदर शवाहिद नहीं है, लेकिन आगे चल के बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि ये जो स्पॉन्सरशिप है ये हिंदुस्तान की है। और बड़ी माजरत के साथ आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जो आपके रॉ के लोग हैं, उन्होंने 2-3 दफा ये कहा भी है कि जी हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे। तो बलूचिस्तान गर्म करने का शौक जो है वो बेशक पूरा करके देख लें, तो पहले कामयाब हुआ और ना कामयाब होगा। तो ये है इसकी सारी बातचीत। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप हमारे DGISPR के स्टेटमेंट को देखते हुए, उन्होंने जो कहा, और उसके अलावा पानी के मसले पर भी कहा कि अगर पानी ना मिला तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। इस पर आप क्या राय रखते हैं? ठीक है जी, DGISPR की देखिए, मैं बार बार कहता हूँ दोनों मेजर साहब की प्रश्न का जवाब देता हूँ, आपके भी प्रश्न। DGISPR आपके क्या कहते हैं, हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेते, बिकॉज हमें पता है वो लोकल कंजम्पशन के लिए बोलते हैं। लोकल जो उनका ऑडियंस है, उसका कोई भी ऑडियंस इंटरनेशनल नहीं है, ना ही दुनिया में कोई उनको सीरियस लेता है। तो ठीक है, वो अंडर वो एक सॉवरेन कंट्री है, और सॉवरेन कंट्री होने के कुछ इंसेंटिव्स हैं जिनको वो इनकैश कर रहे हैं। तो वो करे, वो अपने समाज को किधर ले जाना चाहते हैं, वो हमें मतलब नहीं है उससे, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है, और पिछले कई सालों से बिना जुगुलर वेन के जिंदा भी हैं। तो रही बात की इंडिया ने जो है ट्रीटी जो सस्पेंड करी है, पानी जो रेखा, आप मेरी सांसें बंद कर देंगे, कैसे कर देंगे आप, हमारी सांस बंद कैसे कर देंगे? ये तो ठीक है, आपने डायलॉग दे दिया। या तो आप कहें कि हम हवाएं रोक देंगे, और हवाएं आपके यहाँ से आती नहीं हो, तो ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली सारी चलती है, प्रेशर भी आपके वहां से उठता नहीं है, तो कैसे आप बंद करेंगे? न्यूक्लियर वेपन मार के हवाओं को टॉक्सिक करेंगे, उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे, उसको तो आप छोड़ दें। तो ठीक है, वो बात लोकल कंजम्पशन के लिए, आई हैव नो क्वाल्म्स विद दैट, बट देयर इज अ लैक ऑफ कैंडर एट दिस एट इन हिज स्टेटमेंट। पर ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो कहते रहे, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। मेजर साहब ने कहा कि बलूचिस्तान जी इंडिया करवा रहा है, चले माने इंडिया करवा रहा है, चले मान लें। मुझे पता है कि मेजर साहब वाज आल्सो अलूडिंग टू दी स्टेटमेंट गिवन बाय जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल साहब, जिन्होंने शास्त्री यूनिवर्सिटी में प्राइवेट फोरम पे जाकर के उन्होंने एक बातचीत की थी। उस समय वो कोई गवर्नमेंटल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे थे, वो जस्ट अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, और बहुत डेकोरेटेड है, और वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लाइक मिस्टर डोभाल। डोभाल साहब ने इतना कहा था कि अगर एक और मुंबई होगा तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान चला जाएगा, ये कंडीशन थी अगर। अब आप इसमें अगर वाला हटा दो, और आप ये कह रहे हो कि विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीजन इंडिया बलूचिस्तान को गर्म करके रखना चाह रहा है, और आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। ये इंडिया प्रोवोकेटिवली कर रहा है, और इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं है। उसका एक ही ऑब्सेशन है कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, बिकॉज और तो कोई रीजन आप देने को तैयार ही नहीं हो। अगर इंडिया बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो क्वेश्चन है वो पंजाब को क्यों नहीं कर रहा? मेजर साहब की एक बात में बिल्कुल बहुत दम है कि बिना हथियारों की सप्लाई के इतना बड़ा मूवमेंट जो है, हथियार और पैसा दोनों, उसके ये सस्टेन नहीं किया जा सकता। मगर मेजर साहब एक चीज आप भूल गए, बिना मोटिवेशन के, बिना ऐसे पर्पस के कि जिसके लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हूं, हथियार नहीं उठाए जाते।
द पर्पस हैज टू बी बिगर देन माई लाइफ। और दुनिया का कोई भी पर्पस कान में उंगली डाल करके भड़का करके नहीं किया जा सकता। और अगर कोई भड़का के कर दे तो वो 5 से 10 साल में आदमी को समझ में आने लगता है कि मामला चल क्या रहा है। क्योंकि यहां तो रिलीजन वाला मामला है नहीं, वहां पर तो आप ज्यादा कंट्रोल में हो इंडिया से, क्योंकि इस्लाम का जो कोहेसिव बॉन्ड है जिसको आप यूज करते हो कि बलूच और पंजाबी का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। The bottom line is that this doctrine is not holding anymore. बलोच और पाकिस्तानी का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह is not holding anymore. Therefore, अगर आप एक सेंसिटिव बंदे हैं, ट्रांजैक्शंस की एबिलिटी को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान का भविष्य सुंदर देखना चाहते हैं, तो फाइंड आउट कि पंजाबी और बलोच का रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता क्या, इसके अलावा क्या है। जैसे मेरा और तमिल का रिश्ता क्या, भारतवर्ष हमारी आइडेंटिटी हजारों साल की, किसी भगवान से नहीं रिलेटेड है, वो भगवान को माने या ना माने, मगर जब तक वो हिंदू ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, कल्चर को फॉलो करेगा तब तक वो मेरा और तमिल का रिश्ता बना रहेगा। वरना मेजर साहब मेरा तेरा रिश्ता क्या, अभिषेक मिश्रा का मेजर रजा से रिश्ता क्या, और क्या मेजर रजा का रिश्ता अभिषेक मिश्रा से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस पे होगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर अभिषेक मिश्रा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोल रहा है तो मेजर साहब का रिश्ता अभिषेक मिश्रा से क्या होगा, दुश्मनी का, बंदूकों का, जजिया का, या गजवाए हिंद का, क्या रिश्ता है हमारा आपका। मेरे हिसाब से हमारा आपका रिश्ता सदियों पुराना है। आप इस खून का पार्ट है, इस डीएनए का पार्ट है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। सो मेरे आपके रिश्ते के लिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप भगवान किसको बना रहे। भगवान यहां कई बार वेद को रिजेक्ट किया, किसी ने तो गौतम बुद्ध बन गए। रिफॉर्म्स यहां कब से होते रहे, कोई हमेशा अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को परपेचुएट करने के लिए और फैलाने के लिए वो फ्री रहा है। भगवान बुद्ध ने वैदिक शिक्षा का विरोध किया था और उनको भगवान का दर्जा मिला। कोई नहीं कहता कि हमारे जो बुद्ध है वो भारतीय नहीं है। लीगल सिस्टम नहीं बदलते, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड बदल सकती है। सोशल ऑर्डर नहीं बदलते, सोशल आइडेंटिटियां नहीं बदलती। मेजर साहब, जिस दिन आप ये बता देंगे कि रिबाहा का और अभिषेक मिश्रा का रिश्ता सोशली, पॉलिटिकली, क्या सिर्फ ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह के चश्मे से, या ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ और भी धागे हैं जो अभिषेक मिश्रा का रिश्ता रिबाहा जी से या मेजर रजा साहब से जोड़ता है, ये आपको जवाब देना है। तो ये जवाब दीजिए कि बलूच का और पंजाब का रिश्ता क्या है, पाकिस्तान क्या है, क्या तेरा मेरा रिश्ता के आगे जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता के आगे तो सीरिया और इजिप्ट भी एक कंट्री बन के नहीं रह पाए। मैंने आपको वो बात बता दी जिसके लिए नॉर्मली आई कुड हैव चार्ज मिलियन डॉलर्स। इस पे काम कीजिए, रिश्तों को और रिश्तों की बुनियादों को और उनके तारों को जोड़िए। मनुष्यों को जोड़ना उतना टफ भी नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन और बाकी सारी आइडेंटिटियों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, तो फिर यू आर इनवाइटिंग ट्रबल मेजर साहब। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द बेसिक एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हम सुपीरियर, तुम सुपीरियर, गॉन आर द डेज। कोई आपको सीरियस नहीं ले रहा इस सुपीरियोरिटी के लिए, कोई नहीं लेता। आप आईपीएल पीएसएल करा रहे हो, वो चले गए वहां से, उन्होंने कहा डीआरएस भी नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम सुपीरियर कैसे हो सकते हैं? एनीवेज, लेकिन क्या हम सुपीरियर ऐसे हो सकते हैं कि हम किसी से सुपीरियर नहीं है? यही हमारी सुपीरियोरिटी है। हम सबको अपने साथ ले चलते हैं, यही हमारी सुपीरियोरिटी है। सबकी इज्जत करते हैं, सारे आइडियाज की इज्जत करते हैं। अरे अरबों ने कर दिया। तो जब तक मोदी का जो यार है वो गद्दार है और गद्दार है, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से तो मोहम्मद बिन सलमान साहब आपके यार बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी मोदी के यार है। 21 तोपों की सलामी बुलवाया था उन्होंने। आप बोलते तो हैं पर उन प्रिंसिपल्स के इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ पाते। दिक्कत ये है, यू जस्ट स्पीक बट यू रिफ्यूज टू एनालाइज द रैमिफिकेशंस ऑफ दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर फार रीचिंग देन इट साउंड्स।
जी। मेजर साहब क्या कहेंगे, इंडियंस ने टर्की और अजरबैजान जाना को बायकॉट किया, और उसके अलावा जो हमारे शहबाज शरीफ हैं इस टाइम विजिट पर हैं टर्की और अजरबैजान, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और DGISPR ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि सांसें बंद कर देंगे हम इंडिया की, इस पर आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, अभी देखें, डॉक्टर साहब ने जो एक बात की उसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा जिस तरीके से मुझे उसकी समझ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हिंदुस्तान में रहता है या जो पाकिस्तान में रहता है, हत्ता कि जो बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में सब जो रहते हैं, उन सब का इस धरती के साथ ताल्लुक है। और फिर डॉक्टर साहब ये भी देख लें कि इसी धरती में बहुत सारे जो हैं वो पंजाबी हैं, बहुत सारे जो हैं वो पठान हैं, बहुत सारे जो हैं वो क्या कहते हैं इसको, ये जो है बंगाली हैं, बहुत सारे जो हैं वो जिस तरह आप कह रहे थे तामिल हैं, बहुत सारे, तो मतलब बहुत सारी कौमें जो बिहारी भी जोड़ लीजिए, हम लोग यूपी बिहारी हैं। मैंने कहा यूपी और बिहार वालों को जोड़ ले, हम आधा यूपी के हैं आधा बिहार। हाँ, यूपी और बिहार। मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि वो प्रोग्राम से पहले भी कि वो जो कश्मीर से कन्हैया कुमारी, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाके देखूंगी कश्मीर से कन्हैया कुमारी, क्योंकि वो देखें वो आपकी रोड नॉर्थ से शुरू होती है और वो ऑल द वे नीचे साउथ में जाके अरेबियन सी के ऊपर खत्म होती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी किस तरह। और दूसरा कि यस आपके खाने, मतलब हिंदुस्तान में ये वो सारे प्रोग्राम्स मैंने वो देखे हुए, तो आपका दिल करता है। ये राजस्थान है, मतलब पाकिस्तान में इसी तरीके से वो रेगिस्तान है, उन लोगों का रहन सहन, उनकी चूड़ियां पहनने का तरीका, उनका चटनी बनाने का तरीका और ये सब कुछ, मतलब यही तो है यहाँ की सारी धरती। और फिर आप ये देखें कि अफ्रीका को देखें, यूरोप को देखें। आप कह रहे थे ना कि जी वो रशियंस को यूरोपियन नहीं मानते। मैं आपको ये बात बताऊं कि जी पुतिन साहब ने एक टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से यूरोप को, क्लिंटन साहब को कहा कि हजूर हमें भी नेटो में ले लीजिए। ये आप बात मानेंगे कि उन्होंने क्लिंटन साहब को यह कहा कि हजूर हमें भी नेटो में ले लीजिए और खत्म कीजिए इसको कि ये जो रशिया के अगेंस्ट और ये और वो, और उन्होंने इनकार कर दिया। और मेरे हिसाब से उस टाइम पे जो मॉरल हाई ग्राउंड और जो लार्जर साइज और इकोनॉमी का साइज और जो बड़ा मतलब वो था, वो यूरोप के पास और अमेरिका के पास था। आज अमेरिका की हालत बदल गई है, यूरोप की हालत बदल गई है, मतलब वो चाइना का और ये जो नया जियोपॉलिटिक्स सामने आ रहा है। तो अब जो है शायद अगर पुतिन साहब कहें ना तो वो हंस के कहें कि हाँ यार तुम शामिल हो जाओ। अभी भी शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन डॉक्टर साहब चक्कर ये है, लोगों को ये बातें तब समझ आती हैं कि जब वक्त गुजर जाता है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ये सारे, अगर हमारे जो बुजुर्ग थे वो सारे अपने मामलात को सेट रखते, तो मेरा ख्याल में कि ना कोई बंटवारा होता, मेरा ख्याल में कि ना कुछ अलहदा होता, और मेरा ख्याल में कि शायद हिंदुस्तान वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता, सबसे बड़ी आबादी होती, सबसे बड़ी फौजियां होती। लेकिन डॉक्टर साहब वो नहीं हो सका, और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। और देखिए मैं आपकी ये बात मानता हूं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रिश्ता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा बलोचिस्तान, सिंध अभी इतना ज्यादा आपके यहाँ वो सिंधी बोली जाती है, मतलब वहां पे जो है ना वो पड़ी। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी कॉमन ग्राउंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये बड़ी स्ट्रेंथ है इस इलाके की कि इस सारे के बीच में मुख्तलिफ किस्म की बोलियां, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनने के तरीके, ये मुझे नहीं मालूम अभी मैं सही नाम ले रहा हूं या नहीं, लेकिन रिवाज से पूछें कि एक टाइम पे पाकिस्तान में एक जनाब फैशन का अरूज था, ये जो पटियाला शलवार जिसको कहते हैं। और मतलब वो पटियाला, मतलब मैं कहता हूं कि जी लोग उसको दर्जी नहीं मानते थे कि जो पटियाला वो एक खास किस्म की शलवार होती थी वो नहीं सी सकते। तो फैशंस भी कॉमन है, साड़ी, ये वो सब कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब इन सारी बातों के बीच में मैं आपको क्लियरली बताता हूं, बलोचिस्तान में आप कह रहे थे कि जी मोटिवेशन, बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान को एड्रेस करने की जरूरत है वो वहां की गुर्बत, बलोचिस्तान में जो एड्रेस करने की जरूरत है वो वहां पे जो महरूमियां। लेकिन ये भी डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद, जिस तरह आपने कहा ना कि 5-10 साल लगते हैं समझते हुए कि जनाब ये चक्कर क्या है, तो यस एग्जैक्टली 5-10 साल, और पाकिस्तान वो 5-10 साल नहीं गुजारना चाहता।
पाकिस्तान समझता है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर मैंने तो अपनी बसात में बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन उसको समझाने के लिए, मतलब जो मैं कर सकता हूं अपने प्रोग्राम के जरिए, मैंने समझाया भी था कि वो 0.5% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का। तो कैसे वो एक आजादी की तहरीक, कैसे वो सब कुछ, तो अल्लाह माफ करे जो भी उनको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन वो बच्चे सिर्फ मरने के लिए पैदा हो रहे हैं, मतलब वो गलत रास्ते के ऊपर है, और उसमें ब्लैकमेलिंग भी बहुत है, बहुत सारे तरीके हैं कि जिस तरह ये देखें, मैं एक प्रोग्राम सुनना था डॉक्टर साहब, आप तो अभी रशिया गए हुए भी थे, वो ये कहते हैं कि ये जंग जो है ये स्टार्ट तो 2022 में हुई थी, लेकिन इसका आगाज जो है वो 2012 में हो चुका था, कि 10 साल पहले। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि इंडिया ने ये जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, इसके ऊपर बहुत सीरियसली गौर करने की जरूरत है। वो इसलिए कि वो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक रेड लाइन क्रॉस हुई है, वो रेड लाइन ये क्रॉस हुई है कि जनाब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर को, चाहे आप, मैं कहते हैं जी मौलाना मसूद अजहर थे, हाफिज सईद थे, जो मर्जी थे, लेकिन स्टिल कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हो, कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, वो जेल में बैठा हो, आप उसको बम मार के नहीं मार सकते। देखिए ना, एक तरीका है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जनाब इसको हमने अपनी अदालत में भी ट्रायल करना है, इसको आप जो है ना मतलब हमारे हवाले कीजिए, ये हमारा बड़ा मुजरिम है, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से मिसाइल मार के किसी को हलाक नहीं कर सकते, मासवा इसके कि आपने कहा कि जनाब हमने ये एग्रेशन करनी ही करनी है। तो मेरी अपनी नजर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लोग थोड़ा सोचते हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि हजूर 10 साल पहले ये जो यूक्रेन में हुआ था, और मेरा ख्याल में कि उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि वहां पे 10 साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद किस तरीके से वहां पे सारी काम हुए, और उसके बाद आखिर में वहां पे जो जंग हो रही है, अब वो यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं है डॉक्टर साहब, वो यूक्रेन में अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन में यूरोप और रशिया लड़ रहा है, और रशियन समझा समझा के थक गए हैं यूक्रेन वालों को कि हजूर दूसरों की जंग ना लड़ें, लेकिन यूक्रेन वाले हैं कि जी वो 10-12 लाख अपने बच्चे मरवा के भी वहां पे एक ऐसा जत्था काबिज हुआ है कि जो इसको जो है ना वो कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वो उससे बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं डॉक्टर साहब कि मेरी अपनी समझ के मुताबिक, आप बेशक जो मर्जी है कहें, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो बातचीत है कि जनाब हम आपका पानी रोक देंगे और आप पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे, ये कैसा बयान है? आप कैसे ये बात कर सकते हैं? आप कैसे ये बात, मतलब आप प्राइवेटली गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में या डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को, मतलब इस तरह की सारी बातचीत उनको समझाने के लिए या उनको डराने के लिए, ये जैसे मर्जी आप कर लें, लेकिन अगर आप इस तरह की बात एक मतलब अपने सियासी जलसों के अंदर करें कि जनाब पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा, आपके चैनल्स के ऊपर लोग रोजाना ये बात करें, तो क्या पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग जो हैं वो चार्ज अप नहीं हो जाएंगे कि जनाब हमारा पानी कैसे रोक सकते हैं? पानी इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। और कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि जनाब आपको नहीं मिलेगा पानी, तो क्या होगा? मेरे हिसाब से तो जो जंगी सुपरियोरिटी थी वो तो हिंदुस्तान साबित नहीं कर सका, बल्कि उल्टा अगर इस जंग को देखा जाए तो हिंदुस्तान ने बहुत कुछ लूज किया। तो मेरी समझ के मुताबिक हिंदुस्तान, मुझे नहीं समझ आ रही, सच्ची बात है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हिंदुस्तान में या तो यह है कि भाई हमें समझ ही नहीं है कि हिंदुस्तान कितना बदल चुका है, वहां पे क्या आ चुका है, वहां पे किस तरह की सोच। ये हिंदुत्व राज की मैं सारी बातचीत सुनता हूं, मैं इसको पढ़ता भी हूं, देखता भी हूं, मैं आपके चैनल्स पे भी देखता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में बहुत समझदार लोग भी हैं, और हिंदुस्तान में वो आवाजें कि जो पूरे हिंदुस्तान को, मतलब पाकिस्तान को, इस पूरे खत्ते को बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं, मेरा ख्याल में वो आवाजें खत्म होगी। तो इसलिए जब आप अलग ऐलान कहेंगे कि जनाब हम आपका पानी बंद कर देंगे, तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल में कि फिर उसके बाद हमने इधर क्या करना है, सिसक के या जी के, या हमने क्या करना है? तो फिर तो आप कहेंगे कि जनाब ये अब आपने किया। तो मेरे हिसाब से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान इसमें करना क्या चाह रहे हैं। बांग्लादेश ऑलरेडी आपके, मतलब आप उसका नाम नहीं सुनना चाहते, बांग्लादेश आपका नाम नहीं सुनना चाहता,
पाकिस्तान ऑलरेडी, आप और हम जो है ना, ये भी पिछले चंद दिनों में जंग कर चुके हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, और उसके बीच में फिर चाइना को शामिल कीजिए। और फिर बताइए कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में आपकी लीडरशिप किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। मतलब मेरी समझ के मुताबिक कि बांग्लादेश के साथ भी आपका प्राइमरी मसला पानी का ही था, तो या तो ये हो कि जी हिंदुस्तान में खुद पानी की बहुत कमी हो गई है और हिंदुस्तान खुद अपनी जो है ना पानी को बचाने की कोशिश, तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि एक सेन लीडर किस तरीके से यह बात कर सकता है। और जाहिर है कि जब वो ये बात करेगा तो उसका एक ही जवाब है कि जनाब आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। और फिर डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि जी वो कैसे, तो वो मतलब सबको पता है कि कैसे सांसें बंद होंगी। और फिर आप कह रहे थे कि फिर उस हवा में कैसे आप खुद कैसे, तो यस ये नहीं रहेंगे उस हवा के अंदर, उसमें हिंदुस्तान भी पूरा तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान भी पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया में कोई और लोग नहीं है कि जो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आप एक तरफ तो हमें पूरा दर्स देते हैं कि जी आप समझने की कोशिश कीजिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब को समझने की कोशिश कीजिए, आप जो है वो दूसरी, लेकिन साथ आप अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? अमली तौर पे आप ये कर रहे हैं कि जनाब आप कह रहे हैं कि जी हम आपका पानी बंद करेंगे। मुझे बताएं कि ये मॉरली आप कैसे कह सकते हैं? ये या तो होना कि मैं ये कहूं कि जी आप, मेरा तो नहीं ख्याल, लेकिन मेरा ख्याल में कि जी मुझे नहीं समझ आती कि जी आप किस मुल्क का पानी बंद कर सकते, कोई भी मुल्क कैसे किसी मुल्क का पानी बंद कर सकते, और उसके बाद दूसरे मुल्क के पास ऑप्शन क्या रह जाती। तो मेरे हिसाब से बड़ी बचकाना हरकतें हो रही हैं मेरे हिसाब से। चलो डीजीआई इस्पिया तो आप कह रहे थे ना कि जी अपने लोकल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरी तो समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। और मेरा ख्याल में हिंदुस्तान के अपने लोगों को फिक्र करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भाई ये जो है अभी पहले क्या किया इन्होंने, पहले मोदी साहब के अंदर इन्होंने इतनी हवा भरी है कि जनाब वो ग्लोबल लीडर और सब कुछ, और अब आपके चैनल्स के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो ट्रंप साहब को भी नहीं कह सके कि हुजूर आप क्या बातें कर रहे हैं, वो तो कोई एक लीडर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, अरबों करोड़ों डॉलर आपने दिए फ्रांस को, फ्रांस आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, मतलब कोई भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब आप वहां पे अपने जो है पार्लियामेंट के लोगों को भेज रहे हैं कि जाओ जाके 34-35 मुल्कों के अंदर बताओ कि जनाब पाकिस्तान ने ये किया था वो किया। तो मेरे मेरे लेकिन वो सारी बातें ठीक है, वो डिप्लोमेटिक है, गवर्नमेंट्स करती हैं, उनका अपना एक तरीकाकार है। लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ये जो सोच है कि जी हम पानी बंद कर देंगे और फिर इसका ऐलान करना, मतलब आप कहेंगे नहीं जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे लिए सच्ची बात है, मतलब आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मेरे लिए ये समझ से बाहर वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब पानी जो है वो हर बंदा समझता है। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यहां पे क्या प्रेशर डेवलप होगा। यहां पे मैं कहता हूं वैसे ही पानी, बारिशें कम हुई, देखें एक ग्लोबल वार्मिंग का भी फिनोमिना है, दुनिया के अंदर जो है ग्लेशियर्स भी कम हो रहे हैं, हिंदुस्तान, तो मैं ये कह रहा हूं कि वैसे ही तो खामखा एक इंतहाई मतलब सेटल्ड मैटर को एक इंतहाई गलत मतलब और एक अवामी बहस बना दी है। तो यहां पे तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि जनाब ये जो पानी है मे भी हम खुद जाया कर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं 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 जनाब ये हम नहीं जाया कर रहे, गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए कहेगी कि जनाब ये तो इंडिया ने बंद कर दिया पानी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर कुकर डेवलप होगा, उसके अंदर लोग कहेंगे कि जनाब पानी ढूंढो, और पानी अगर वो बंद कर रहे हैं तो उनका इलाज करो। तो आई डोंट नो कि इस तरह की दुनिया में क्यों हिंदुस्तान रहना चाहता है, क्यों पाकिस्तान रहना चाहता है, और पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान मतलब मेरे ख्याल में कि अब ये भी है कि अब हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, मतलब कौन समझाए ऐसे मुल्कों को कि जी आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, और फिर आप हैं कि बजिद है कि जी यही एक जो है ना मतलब हमें मोती मिला है, यही दुनिया का सबसे दाना और सबसे हकीम आदमी है, और ये तो क्या पाया उन, मुझे जरा आप समझा सकते हैं कि मोदी साहब ने क्या, व्हाट डिड ही अचीव, ही लॉस्ट अ लॉट। अगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके एज ए थिंकर सोचूं तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान हैज लॉस्ट अ लॉट। और आपको फिक्र होनी चाहिए कि भाई इस तरह की बातचीत, इस तरह की जो है एटीट्यूड, वो हम क्या मतलब शिद्दत जो है वो जवाब में शिद्दत करती है।
तो आपका बांग्लादेश के साथ मसला कितना खराब हो गया है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला ऑलरेडी खराब था, फिर चाइना के साथ, फिर उसके बाद ये नेपाल। तो मुझे नहीं समझ आती कि जी हिंदुस्तान में क्या सोच परवान चल रही है, हिंदुस्तान में वो किस तरफ अपना फ्यूचर देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पानी जैसे मामला बहुत डेलिकेट हैं, इनको गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिसर्स, मतलब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो तो डिस्कस करें तो करें, लेकिन इसको अवामी मामला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। और बड़ी माजरत के साथ कि वो धमकी, वो जो जंग वाली हरकत थी वो भी किसी और तरफ निकल गई, और ये जो धमकी है ये भी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, और ये बातें भी अच्छी नहीं है। ये रिबाहा ने जैसे यंग लोगों ने यहाँ पे रहना है, इन बच्चों को देखना चाहिए कि भाई ये किस तरह की। तो इसी गर्जा गर्जी में तो मेरे लिए अफसोसनाक, मतलब दिस इज अ सैड पार्ट, मतलब वो क्या उसको कहते हैं कि जी ये डार्क टाइम्स हैं कि इसमें इस तरह की बातचीत और ये सब कुछ, दिस इज नॉट गुड। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। एक इंडियंस की जानिब अगर हम देखें तो इंडियंस ने अभी रिसेंट जो है वो टर्की और अज़रबैजान का बायकॉट किया, जबकि हमारे शहबाज शरीफ अभी उधर विजिट पर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप जी मेजर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। जी जी जी, काउंटर हम किसी को नहीं करेंगे। मेजर साहब को बात समझ में नहीं आ रही, वो बात में समझाने की बात रखूंगा। देखिए, अजरबैजान, तुर्की, मैंने बार बार एग्जांपल दिया, जब तुर्की के ऊपर भूकंप आया था सबसे पहले भारतवर्ष गया था। रही बात इस्लामिक देशों की, जितनी अफगानिस्तान की, सीरिया की, ईरान की मदद भारतवर्ष ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। इनके लिए हमने अमेरिका से पंगे तक लिए और अमेरिकन सैंक्शंस के अगेंस्ट में जाके इनके हमने हेल्प की है। तो वी डोंट नीड टू प्रूव आवर रिकॉर्ड्स टू द इस्लामिक कंट्री। देखिए, इस्लाम का जो फॉर्म भारत में प्रैक्टिस होता है वो इनमिकल है अपनी लोकल एग्जिस्टेंस को लेकर के। मेजर साहब ने सारी बातें बता दी कि मोदी साहब पागल हैं, मोदी साहब आ गए हैं और मोदी साहब जिस खित्ते को ले जाएंगे वॉर की तरफ। मेजर साहब, अगला आदमी आपके प्राइम मिनिस्टर के माँ की, अरे बहन की शादी में या बेटी की शादी में आ गए थे। वो उन्होंने पैर छुए, शॉल गिफ्ट किया, इंडिया गए, उन्होंने गिफ्ट भेजे, आम या जो भी भेजना होता है। यहां पे उनकी बुराई हुई कि तुम चले गए पाकिस्तान, तुम तो पाकिस्तान को ये वो। अगला आदमी, अगर आपके यहाँ पे जो नैरेटिव चला जाता है कि पाकिस्तान को बेच करके या पाकिस्तान के अगेंस्ट में नफरत बेच करके वो इलेक्शन में आए थे, तो अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में मैंडेट लेके आते ना, तो कभी बिना बुलाए वो मोदी जी वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि उनको पता था उनका पॉलिटिकल जो कैपिटल था वो खत्म हो जाता। पॉइंट ये है कि न तो आप सही सुनना चाहते, नहीं आप सही देखना चाहते। क्यों गया वो आदमी पाकिस्तान, और क्यों हम यहां पहुंच गए कि हमने पहलगाम के बाद आपके ऊपर अटैक कर दिया? इसमें सिर्फ भारत की गलती है। भारत पागल है। आपने कहा कि बांग्लादेश के साथ पानी का वो हुआ है, आप पढ़ लीजिए, और मैं आपको रिकॉर्ड कह रहा हूं, बांग्लादेश को ज्यादा लैंड देकर के हमने उनसे कम लैंड दिया, बांग्लादेश को ज्यादा पानी देकर के हमने उनसे कम पानी लिया। हमने कहा जाइए आप खुश रहिए, हमें आपके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं चाहिए। लेकिन वो जहां भी, जैसे ही वो मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, वो वहां पे हिंदुओं का उन्होंने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा हरे मूवमेंट वाले बेचारे पुजारी को जाके जेल में डाल दिया। अगर आवामी लीग से आपकी दुश्मनी थी तो आपने हिंदुओं के घर क्यों जलाना शुरू कर दिए? पॉइंट यह है कि आपको दिखेगा ही नहीं, आप लोग देखना भी नहीं चाहते उस तरफ। क्यों मोदी ने पठानकोट में आईएसआई को बुलवाया? क्यों? मोदी अगर युद्ध करना चाहता था तो पठानकोट के बाद भी उसके पास पॉसिबिलिटी थी, पर उसने आपके कहने पे, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये बात दिखती है कि हम झूठ बोलेंगे, हम चाकू मारेंगे, हम पीछे छुरी से वार करेंगे, सामने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान ने दिया क्या है 1947 से बनने के बाद भारतवर्ष को? नफरत, फेक करेंसी, स्पेनॉइज, इनस्टेबिलिटी, हिंदुओं के प्रति नफरत, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रति नफरत। मोदी से क्यों नफरत है इतनी भाई? क्यों नहीं हम जिस मिट्टी में आज अरबों के लिए आप लोग अपना सर पानी सब कुछ अपना लुटाने पे चले हुए कि जो अरबों के ऊपर कुछ आएगा तो हमारी आर्मी हरमैन शरीफ को जाकर के बचाएगी, तो हम अपने मंदिरों को नहीं बचाएं? और हमारे मंदिरों के लिए कोई खड़ा हो जाए तो वो हिंदू बिगट है, वो हिंदू जेलट है, लेकिन आप हरमैन शरीफ के लिए अपनी सेनाएं देने के लिए जाएं तो आप जी बहुत बड़े जियाले हैं, आप जी इस्लाम के प्यार में कर रहे हैं। हम अपने मंदिरों को तोड़वा दें, अपने मंदिरों के उद्धार की बात नहीं करें।
जैसा भी था, ये हमारे बाप दादाओं और पुरखों का था, ये हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी और यही हमारी आइडेंटिटी है। पहलगाम पे एक बार भी आपने कहा कि आपने IC-814 में एबडक्ट किया एक हवाई जहाज को और मसूद अजहर को छुड़वाया। आपने बुलवाया कि जो हमारा इसरो का साइंटिस्ट है वो आकर के आपके स्टेट गेस्ट बन करके लेक्चर दे। आप बुला रहे हो उसको, क्या नाम है, जाकिर नायक को, सारी दुनिया उसको आतंकवादी कहती है। किसके लिए लड़ रहे हो मेजर साहब? हाफिज सईद के लिए? क्या कंट्रीब्यूशन है हाफिज सईद का और क्या थ्योरी है हाफिज सईद की सिवाय नफरत के? आपकी मिट्टी का नहीं है, वो हरियाणा की मिट्टी का है। उसके बाप दादा यहां रहते थे। ये दिया है यहां के लोगों ने, अपनी मिट्टी से दुश्मनी। आज आप बलूचों पे आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि बलूच अपनी मिट्टी से कैसे आजादी की मांग कर सकते हैं, अपनी मिट्टी से वो कैसे गद्दारी कर सकते हैं। बलूच किसके साथ गद्दारी कर रहा है? इस्लाम के साथ या पाकिस्तान के साथ? क्योंकि पाकिस्तान नाम की कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती बियॉन्ड इस्लाम के। आपने कभी बनाया ही नहीं और आप बनाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास, अगर आप इस्लाम के अलावा कोई और आइडेंटिटी और धागे ढूंढने जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष हिंदुइज्म के धागे मिलेंगे और कोई धागा आपको जोड़ के नहीं रख सकता। लेकिन ये बात आपको पचेगी नहीं मेजर साहब। रही बात नेपाल, भूटान और ये जो भी है, एक ईंट नहीं चलती। बॉर्डर फ्री है, फ्री है बॉर्डर। भूटान के साथ बिना पासपोर्ट के जाइए, नेपाल के साथ बिना पासपोर्ट के जाइए, म्यांमार के साथ बिना पासपोर्ट के आप इधर उधर जा सकते हैं। उसके बाद आप जो है जो चाइना वाला और पाकिस्तान का बॉर्डर खाली छोड़ दीजिए, जहां पे कि हमें ये लिखता है। इंडिया और नेपाल के बीच में पॉपुलेशन यूं एक्सचेंज होती है जैसे आपके अफगानिस्तान के तुर्खान बॉर्डर में जो होती है, बिना पासपोर्ट्स के। मेरे घर में जो आती हैं हेल्प करने, वो नेपाल से आई हुई हैं, यहां काम करती हैं। उनका बैंक में अकाउंट खुलना था बिना किसी पासपोर्ट के, उनके लोकल आईडी नेपाल की आईडी पे खुल गया। नेपाल का जो मिलिट्री का हेड होता है वो इप्सो फैक्टो बाय डिफॉल्ट इंडियन मिलिट्री का भी हेड होता है। किस दुश्मनी की बात कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर आपने एक बार भी पहलगाम पे बातचीत की, आपने एक बार भी बातचीत की मसूद अजहर, ये जो टेररिस्ट है, जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, आप इनको सिविलियन कह रहे हो मेजर साहब। हमारी दिक्कत ये, यू आर सेइंग दे आर आवर रिवर्ड एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल सिविलियंस। मेजर साहब, अगर ये आपके सिविलियन है तो ये हमारे लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है। ये गजवा की बात करने वाले लोग हैं, ये गाजी बनना चाहते हैं, ये भारत की एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। आप, एक समय था, एक आइडियोलॉजीज आई, वो खत्म हो गई। अरबों ने उसको ज्यादा दुख पाया उससे, क्योंकि उन्हीं की आइडियोलॉजी लेके उन्हीं के बगदाद में जाकर के तैमूर लंग ने काट डाला था उनको। किस खलीफत के? आपका कॉन्सेप्ट कहीं सही नहीं है। जब कह दिया गया रिलीजन में कि 4 और उनसे अच्छे खलीफा आ ही नहीं सकते, तुर्कों को खलीफा मान लिया आप। भाई मेजर साहब, मोदी साहब को सारी दुनिया पसंद करती है, और अगर वो एक वॉर मांगर आदमी है, अगर वो वॉर के लिए लड़ना चाहता, तो आप मुझे यह बता दीजिए, मियां नवाज शरीफ की मां के पैर छूने वो क्यों गए? पठानकोट के बाद मिसाइलें आपके शहरों पे क्यों नहीं गिरी? किसने करवाया पठानकोट? मियां साहब ने तो FIR भी कटवा दी थी। आपके खोसा साहब का आर्टिकल है कि ये जो 26/11 था ये करवाया था पाकिस्तान में, आपके डॉन में छपा था। क्या किया आपने? मेजर साहब, हम बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि आपकी किताबों में आपको ये सिखा दिया जा चुका है कि ये गंदे हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये चूद रहे हैं, ये छुआछूत है। बिना किसी चीज को जाने हुए, सिवाय आपने हमारी कमियों को अपनी किताबों में कुछ नहीं पढ़ाया। वो लोग वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहते, जो खुद सारी जिंदगी हिंदू कल्चर को जीते हैं, हिंदू कल्चर को खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं जी हम हिंदू के साथ रहना नहीं चाहते। बारातों के बिना शादियां न करने वाले लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते। ये, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है समाज में? संगीत और ये म्यूजिक जो आप चला रहे हो, ये संगीत आपका इस्लामी संगीत है। फिल्में आपकी हो रही हैं कि जज साहब कब हमारे ये केबल टीवी से इंडियन सिनेमा गाने हमारे घरों में घुस आए हैं। अरे तो अपनी शादियों में से निकालो ना इनको। क्या कर दोगे और क्या कर सकते हो कि अपनी आइडेंटिटी पे मिट्टी डाल दो? हमारी लड़ाई आपसे नहीं है मेजर साहब, हमारी लड़ाई रिवाज जी से नहीं है,
हमारी लड़ाई हाफिज सईद है और उनके जैसी सोच से है, जो ये कहते हैं 2026 हिंदू 2026 हिंदू गायब। ये कौन सा मजहब है? हिंदू क्यों गायब? और क्या शख्सियत से, क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप हिंदुइज्म को गायब कर दोगे? आपकी मस्जिदों में, आपके घरों में ये लोग घुस चुके हैं। क्या जिहाद करना चाहते हैं आप? जिहाद करके आपने नतीजा देख लिया। मुशर्रफ साहब ने कहा जी हमने जी कश्मीर नहीं किया, जी वो लोकल मुजाहिद है। फिर जी किताब लिखी नहीं दी, एनएलआई के लोग थे। या तो आप समझ नहीं रहे, अमेरिकन आपको आपके साथ 7 साल डील किया और अमेरिकन ने कहना शुरू कर दिया देयर होल वर्ल्ड व्यू इज इंडिया, इंडिया मस्ट किल इंडिया एंड दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। ये आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है मेजर साहब। पैथोलॉजिकल लायर्स का मतलब झूठ बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है, मानने को भी नहीं तैयार कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो दे हैव अमेरिका जैसे झूठे मुल्क ने ये कहा। वो इसी तरह इसी तरह यूनानी, सुने ना, एक यूनानी फिलोसफर ने कहा था कि तमाम यूनानी जो हैं वो झूठे हैं। तो वो दूसरे यूनानी ने कुछ देर सोचा, उसने कहा तू ठीक है क्योंकि तू भी झूठ बोल रहा है। देखिए मेजर साहब, झूठ और सच को झूठ की तरफ पेश करना दो अलग अलग चीजें। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान एज एन आइडिया एक वाइबल आइडिया, ये एक झूठ है, मगर आप इसको सच समझते हो। थ्योरी आप इसको सच समझते हो। आपके हिसाब से हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो जी हम तो हमारी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये नहीं कहते कि नहीं रह सकते, हम कहते हैं कि रह सकते हैं। लेकिन जो हम कहते हैं कि वो हम ये कहते हैं कि हमारा रहन सहन फर्क है। क्या फर्क है? ठीक। और वो क्या फर्क है आपका रहन सहन? हिंदू जो है वो हिंदुस्तान, आपके जो हीरोज हैं वो हमारे विलन है, हमारे जो विलन है वो आपके हीरो हैं। आपका हीरो मतलब बहुत सारे हीरो आपका बाबा नानक देव आपके हीरो हैं या नहीं है? बिल्कुल है। तो वही मेरा हीरो है, कैसे अलग हो गए? नहीं डॉक्टर साहब, देखें आप ना, अभी मिसाल और राम, भगवान राम के बेटे के शहर लव के नाम पे वो आपका हीरो है कि नहीं है? मैंने सुना ना डॉक्टर साहब, आपने अभी जितनी बहुत सारी बातें की ना, उसमें मेरा कंसिस्टेंट ये ओपिनियन है कि आप बहुत सारी बातों को मिक्स कर जाते हैं। अब आप कह रहे हैं ना कि मैंने चंद एक बातें आपकी जवाब दीजिए। आपने सारी मुझे कमियां बता दी। ये जो कम्युनिस्टों की थ्योरी आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं, प्रधानमंत्री वो मोदी वो है, आप मुझे जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी लाहौर क्यों गए थे जबकि नवाज शरीफ को आप लोगों ने बाहर निकाल दिया था? उसके बाद भी वो आदमी लाहौर गया, क्यों गया? लड़ाई लड़ने के लिए? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, ये नवाज शरीफ साहब पहलगाम के वाकये के बाद, ये ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस और आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद, थ्रू आउट साबिक प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट नहीं आया इंडिया के खिलाफ। और पाकिस्तान में बहुत सारे सुन लें ना, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बयान दें, नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए, ये किया वो किया फलां किया। अब नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का मालिक हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं, उन्होंने नहीं कोई स्टेटमेंट दी, उन्होंने नहीं कोई बात की। और मेरे ख्याल में ऐन मुमकिन है कि बिहाइंड द कर्टन्स वो जो 4 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद ये सारी बातचीत किसी मतलब देखे ना बड़े नुकसान से बच गई, तो मे भी उन्होंने कोई कोशिश की हो। तो देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर सुने ना डॉक्टर साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर आए थे, प्रधानमंत्री नहीं, आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा मेजर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है, इससे हमारे आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए थे लाहौर? मैं ये कह रहा हूं कि जी सुन लेना डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि जी अव्वल आपने अपने जोश में कह दिया कि जी मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पागल हैं। मैं आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। मैं ये जरूर कहता हूं कि मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या किया, ये वो फलाने का। आप सुनिए, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको क्लियरली बताता हूं, मेरे नजदीक ज्यादा आना चाहिए, मेरे नजदीक पीस लविंग आदमी को ज्यादा कायम रहना चाहिए पीस के ऊपर। लेकिन सुने, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि वही प्राइम मिनिस्टर मोदी आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम इनका पानी बंद कर देंगे।
नहीं वो कहा ये कह रहे उन्होंने। हैं। आपने एक मेजर साहब, मैं आपसे फिर दावा कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बीच में वो रुका था। उन्होंने कहा था जो भारत के हिस्से का पानी है वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो हम पहले क्या करते थे कि अपने हिस्से का भी हम लिबरल में आपको छोड़ देते थे कि ठीक है आप ले जाओ। अब उन्होंने कहा कि जो भारत के हिस्से का पानी है वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। ये उनके रिकॉर्ड है, बाकी यूट्यूबर्स और बाकी लोग क्या कह रहे हैं ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री जी कभी भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर ही नहीं सकते, मैं उनको जानता हूं। और एक बात जान लीजिए, अगर वो व्यक्ति बेईमान होता ना, चूंकि वो हिंदुइज्म के लिए खड़ा होता है इसलिए यहां के कम्युनिस्टों का सीना जलता है, क्योंकि वो तो खुलेआम टीवी पे कहते हैं कि जी मनुवाद की किताब तो बहुत बेकार है, मनुस्मृति बहुत बेकार किताब है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए शरिया और ये हदीस की किताबें कैसी है, ओ जी इंशाल्लाह, ओ जी ये तो बहुत अच्छी किताब है। ये डुअल फेज से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई तलवार पे आएगी, आप इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। मैं आपसे फिर कह रहा हूं केंद्र साहब, आपके पास सारी वही आर्ग्यूमेंट होती है जो यहां के कम्युनिस्ट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर इतने वॉर मांगरिंग इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो क्या करने गए वो एक काफिर होकर के माता जी के पैरों में क्यों झुके नवाज शरीफ साहब की? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताएं कि क्या गुजरात में जो मुसलमान मारे गए थे उसमें गुजरात का दंगा सुन लीजिए क्या है। बिना पहलगाम आप ये ऑपरेशन सिंदूर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारत में राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, कार सेवक पूरी भारतवर्ष से अयोध्या जाया करते थे। एक ट्रेन में कार सेवक जो है वो सारे बैठ करके आ रहे थे अयोध्या से गुजरात के एक शहर जिसको गोधरा कहते हैं, वहां पे मुसलमानों ने उस एक जिसमें कि कार सेवक थे उसके दरवाजों को बाहर से लॉक किया, मिट्टी लगाई, आग जला दिया, उसमें पूरा वो लोग जल के भस्म हो गए। यहाँ की सरकारों ने, जो कि उस समय की सरकारें थी, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये हिंदुओं का काम है, हिंदुओं ने ही अपनी कार सेवकों को जलाया है। जो वो बार बार हर चीज का इल्जाम हिंदुओं पे कर देते, फॉल्स फ्लैग सिर्फ आप नहीं कहते। 26/11 होने के 2 दिन बाद हमारे यहाँ एक बुक लॉन्च हुई थी, उसमें हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस समय, वो बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने जाके एक बुक का जो है वो इनॉग्रेशन किया था। उस किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। ये आरएसएस ने करवाया है, वहां पे हमारे यहां ये सब शुरू हो गया था। जब गोधरा में हिंदुओं को जला दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 दिन हुए थे चीफ मिनिस्टर बने हुए, 2 दिन। प्रधानमंत्री मोदी, उस समय चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि ये क्या है, वो बॉडी वहां पे आई, लोगों के अंदर गुस्सा हुआ और वो रॉयट हुआ। मोदी जी के ऊपर यह चार्ज लगा कि ये रॉयट को रोक नहीं पाए। 2 दिन के आदमी को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस होती है? और कम्युनिस्टों ने पूरी की पूरी कोशिश की कि इस आदमी को फंसा दिया जाए, लेकिन सारी इंटरनेशनल जो सोसाइटीज थी वो देख रही थी कि इंडिया में क्या हो रहा था। आपको पता है कि आईबी और रॉ ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए यहां पे। आपको अंदर की स्टोरी नहीं पता है, हमारी लड़ाई आपसे चल ही नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूं, उस आदमी की सिर्फ ये गलती थी कि वो हिंदू के लिए खड़ा होता है। इस देश में जो हिंदू के लिए खड़ा हो जाए, जो हिंदुत्व की आवाज उतार दे, वो कम्युनिस्टों की आंख में सुझाता नहीं है। वरना अगर तुम्हें बात रिफॉर्म की करनी है, सारे रिलीजन की क्रिटिसिज्म करनी है, तो मैं तुम्हें रिलीजन के डॉक्ट्राइन ला ला के दे दूंगा, जो तुम बता सकते हो कि कहां क्या कमियां हैं। मैंने सारे रिलीजन को दिल से पढ़ा हुआ है। लेकिन नहीं, अटैक सिर्फ होता है और हमारी पहचान पे, क्योंकि ये चाहते हैं। और मैं अभी आपको पढ़वा दूंगा, मार्क्स क्या कहता था कि यहां से जो है एशियाटिक लाइफस्टाइल का खत्म होना चाहिए, और 2 ही फोर्सेज है जो एशियाटिक लाइफस्टाइल खत्म करना चाहती है। मैं उन पर फिर पे जाऊंगा। कोई गलती नहीं थी उस बेचारे की। वो आदमी 2 दिन का चीफ मिनिस्टर था, कोई उसने वो नहीं कहा था। मुसलमानों ने हर उसको शुरू किया था, क्या नाम है, गोधरा के ट्रेन को जलाने का काम। उसको खाली ये गलती थी कि उसने जो है ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये हिंदू ने करवाया है, ये हिंदुओं का देन है। वरना आपको पता क्या इस देश में क्या क्या हुआ है। मैं डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि वो मुसलमान के जिसको आपकी अपनी साचार कमेटी रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी हालत जो है वो दलित से, रिपोर्ट एक साजिश है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट बना करके यहाँ के मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 16 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास को दिया जा सकता है। आपका कोई मुसलमान बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं है। नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान है तो उसकी तो ये ख्वाहिश है यहाँ गजवा हिंद कर दे। नहीं होना चाहिए। एक भी मुसलमान, अगर वो अच्छा मुसलमान है तो वो भारत से नफरत करेगा, लेकिन अगर वो भारतीय है
तो हम उसका रिलीजन तो क्यों देखें? हम डॉक्टर साहब, अगर 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 आप इस तरह बात करते हैं तो फिर तो बात बिल्कुल तय है, और वो तय ये है कि फिर या हिंदुस्तान में मुसलमान बचेगा तो या फिर हिंदुस्तान में हिंदू बचेंगे। ठीक है, हो जाए। अगर नहीं, आप मुसलमान, आप डू यू बिलीव इन गजवा हिंद? देखें, बात सुने, आप अभी गजवा आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं? मेजर साहब, इसको उसको गोलमोल न घुमाएं। बिकॉज अब आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप डॉक्ट्रिनल बात करेंगे अब मुझसे। आप गजवाए हिंद पे भरोसा करते हैं या नहीं करते? देखें, मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी गजवाए हिंद को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। नहीं 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 नहीं, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आपकी ईमान का हिस्सा है कि नहीं? मुझे ये बता दें, आपको मुसलमान क्या बनाता है, मैं तो समझना चाहूंगा ना। आप गजवा हिंद आपकी ईमान का हिस्सा है, हाँ या ना? डॉक्टर साहब सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ना अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई है और उन डेफिनेशंस के अंदर आप घुसेड़ देते हैं। आप मुझे मुसलमान की डेफिनेशन बता दीजिए। सुन लीजिए ना, मैं आपको आप मुसलमान की बात करते हैं, मुझे मुसलमान की डेफिनेशन बता दीजिए। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि जी 4 से ज्यादा खलीफा नहीं हो सकते, ये आपकी समझ है, मुसलमान में ऐसी समझ नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हदीस दिखाऊं जी डॉक्टर साहब, देखिए जी, अहादीस के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, बहुत सारी अहादीस हैं और बहुत सारी अहादीस जो है वो ज़ईफ भी हैं, लेकिन सुन लें, मुसलमानों में खुलफा रहे, मुसलमानों में आपस की लड़ाइयां भी रही और मुसलमानों में इक्तदार की जंग भी रही। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जनाब वो सब इस्लाम है। डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जी आपने सरफेस लेवल मतलब बोली है, लेकिन जंग में वो इस्लाम का क्या और उपयोग किया उससे मेरा देखें, आप अगले कह रहे थे कि जी तुर्की में जो खिलाफत थी वो तो खिलाफत ही नहीं थी। फर्क को नहीं समझते तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर आप अरबों के और यहूदियों के रिलीजन को नहीं समझते तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, भारत का मुसलमान होने की क्या वो आइडेंटिटी रखता है? वो क्यों अपने आप को लोकल धरती का पार्ट नहीं मानता? वो क्यों अपने मस्जिदों को भारत की स्थापत्य कला जो कि हजारों साल पुरानी है, अरबों से भी पुरानी है, क्या मस्जिद का कोई डॉक्टर साहब, आप बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल को अभी थोड़ी देर पहले आप उसके ऊपर गिला कर रहे थे कि जी बांग्लादेश में क्यों हिंदू कत्ल हुए। वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें हिंदुओं को नहीं कत्ल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि वहां पे तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट गई, दूसरी आई और उसके बीच में यह सारा कुछ हुआ। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इतने जो भागवान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके होते हुए इतने ज्यादा वहां पे क्यों लिंचिंग हुई कि पूरी दुनिया में आप वो सारी लिंचिंग मुसलमानों ने शुरू की है। सब कुछ मुसलमानों ने किया। क्यों फ्रांस को गिरा दिया मुसलमानों ने? क्यों वो एक बात बताइए, बर्लिन की सड़कों पे मुसलमान क्यों अपनी ट्रक से रौंद देता है? कोई नहीं है, वो कोई नहीं है डॉक्टर साहब, ये आप कहते हैं, एक कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब सुन लें, डॉक्टर साहब ये सब प्रोपेगेंडा है। एक मुसलमान की लिंचिंग नहीं हुई है। अगर आप ये झूठ बोलेंगे तो फिर ये भी हम कोई लिंचिंग नहीं हुई है। मुसलमान होने के लिए तो किसी की लिंचिंग होती भी नहीं है इस देश में। मुसलमान यहाँ पे लोगों की लड़कियों को भगा के ले जाते हैं, मुसलमान यहाँ पे लव जिहाद करते हैं, ग्रूमिंग गैंग बनाने वाला मुसलमान है। ये है मुसलमान का कंट्रीब्यूशन। कोई ग्रूमिंग गैंग के ऊपर डॉक्टर साहब आपकी सारी पड़ोसी एक मुसलमान हो जाए तो आदमी की सांसें नीचे हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप सारी इंफॉर्मेशन टिकटॉक से लेते हैं बड़े अदब के साथ। ये जो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, जो सबसे वेल रेप्यूटेड किताबें लिखने वाले प्रोफेसर हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर। लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी की पुलिस की रिपोर्ट है जो रखी गई हॉस्पिटल पे। मैं बता दूं क्या किया रॉटरडम में, वहां पे डॉक्टर साहब, मैं आपको एक डॉक्टर साहब बात बता दूं, आप प्लीज ये जो ग्रूमिंग गैंग का आपने नाम लिया है इसके ऊपर भी आप अपनी तहकीक कर लें। सिर्फ 5% या मतलब मे बी लेस देन 5% उसके अंदर फिर मुस्लिम्स होंगे। ग्रूमिंग गैंग के ऊपर सबसे ज्यादा मुसलमान। डॉक्टर साहब सुन तो लेना, डॉक्टर साहब सुन तो लेना, विश्वास करते हैं कि नहीं इस्लाम को फैलना है कि नहीं? इस्लाम को फैलना दुनिया में है या नहीं? क्या इस्लाम को ग्रूमिंग गैंग के जरिए नहीं फैलना ना? क्यों नहीं फैलना? क्यों नहीं? आप एक मुसलमान लड़की अगर किसी हिंदू से शादी करेगी, आप उसको बर्दाश्त करेंगे? वो अपना रिलीजन चेंज करे तो
मेरे हिसाब से वो उसकी मर्जी है, वो जो आपके हिसाब से नहीं चलना, इस्लाम के हिसाब से चलना है। इस्लाम के हिसाब से बताइए। डॉक्टर साहब देखें डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अपनी डेफिनेशंस बनाई नहीं है, उसमें आप नहीं तमाम को साहब, फिट कर मेरी डेफिनेशन नहीं है, मैं टेक्सुअल और लीगल डेफिनेशन दे रहा हूं। आप बोलेंगे, अगली बार मैं सबूत के साथ आ जाऊंगा। मैं वो डॉक्टर साहब देखें, आप जो सबूत लाएं मुझे खुशी होगी, उनके ऊपर हम बहस कर लेंगे, लेकिन ये जो टिकटॉक के ऊपर बातें होती हैं, हमारे यहाँ टिकटॉक बैन है, हम टिकटॉक देखते नहीं है। हमारी समाज में वीडियो से देख करके नफरतें नहीं फैला जाती। ये स्पेसिफिक काम मुसलमानों का होता है, जो अपनी विक्टिमहुड को दिखाने के लिए वीडियो का सहारा लेते हैं। ग्रूमिंग, मैं रिबाहा आपसे ये कहूंगा कि जी आप एक काम कीजिएगा, आप ये ग्रूमिंग गैंग के ऊपर ही ना, जो डॉक्टर साहब ने नाम लिया, इस पे जरा गूगल करके जिहाद आपके पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के जो आप शादी करवाते हो मियां मिट्टू के हाथों, वो क्या है? किसी पाकिस्तान की मुसलमान लड़की को किसी हिंदू से प्यार नहीं हो रहा। 24 करोड़ की मुसलमान लड़कियां होंगे वहां पे, एक मुसलमान लड़की को किसी हिंदू से प्यार होता है? वो अपना धर्म छोड़ती है। सबको इस्लाम की ही हिदायत आ रही है मेजर साहब। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी हिंदू लड़की को जबरदस्ती कोई कन्वर्ट करता है, बल्कि लड़की भी नहीं, अगर किसी हिंदू बेटी को, मैं पाकिस्तानी हिंदू बेटी की बात कर रहा हूं, अगर उसको कोई कन्वर्ट करता है जबरदस्ती और वो कुछ करता है, बिल्कुल सही नहीं। नंबर 2, अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान, आपके स्टेट का सपोर्ट है भाई, अगला आदमी वो पॉलिटिकल लीडर है, वो साहब आते हैं, वो तो बहुत आदमी है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब वो पॉलिटिकल लीडर इस टाइम पे जेल में हैं। कभी आप लोग उनके दर्द का रोना रोते हैं, कभी वो दूसरे का रोना रोते हैं। क्या हिंदू लड़कियों को पकड़ के उनकी शादियां नहीं कराई जाती? यही ग्रूमिंग गैंग है। आप चूंकि पावर में है, आप उन बच्चियों को प्यार का डर दिखा करके कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, उस लड़की को प्यार हो जाता है किसी 40 साल के मुसलमान से, और उसको 16 साल। मैं जाती तौर पे हैरान नहीं होऊंगा कि अगर पता चले कि इसके पीछे भी हिंदू फंडिंग है या भारत की कोई फंडिंग है कि जिसके जरिए ये कराया जाता है। आपका माइंडसेट ये है कि इस्लाम में गलती नहीं है। इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है ना हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए पॉलिटिकल माइलेज मिलता है? क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलता है? कि फिर मुसलमान के खिलाफ नफरत बढ़ती है। अभी सुनिए, मुसलमान के खिलाफ नफरत बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किताब पढ़ लीजिए, आपको नफरत मुसलमान ही बता देता है आकर के। वो कहेगा कि तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम्हारे भगवान उड़ते वाले। अरे आपके हिंदुओं से बात कर लो कि अगर एक बस में बैठ जाओ और उसके बगल में मुसलमान बैठा हो तो लगेगा तुम्हें बता रहे अबे तुम्हारे भगवान उड़ते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको सुनवाऊं, ओवैसी के भाई ने यहाँ के देवी देवताओं के बारे में क्या बातें की थी, ये मैं अभी आपको सुनवाऊं। डॉक्टर साहब मैंने ये कहा, आपका जितना आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली टिकटॉक बेस्ड होता है। अगर ये आपकी लॉजिक को मैं इसी पे खत्म, आप टिकटॉक जानते हैं इसलिए आपको टिकटॉक बेस्ड होता है। वाले आदमी, मैंने आपको रिपोर्ट्स बता दी, मैंने आपको हमेशा किताब दिखाई है, मैंने दिखा दिया है। अब आप कहेंगे तो मैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट बताऊंगा जहां पे उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल बताएं। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आपका सारा आर्गुमेंट इसलिए गलत साबित हो जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 300-400 साल हुकूमत, क्या उन्होंने सारे हिंदू खत्म कर दी? आप ईरान में से पारसी कहां गए? वो भी तो मुसलमान में पारसी कहां गए? ईरान के पारसी कहां गए? इजिप्ट के जो मूर्ति पूजक थे वो कहां गए? किसी मुसलमान माई के लाल में इतना दम नहीं पैदा हुआ कि अपने तलवार के दम पे यहां के लोगों की तलवार उतार देता। लोगों ने गर्दनें काटी, इन्हीं मुगलों को गाड़ दिया। ये मिसाइलें आज नहीं चली। याद रखिएगा, कोई मुसलमान नहीं आया, वो तलवार लेकर के आया। उसने कहा कि अब आपके तो खलीफाओं ने ये दिया था भाई, 3 ऑप्शन है, लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ या जजिया दो। हमने लड़ना स्वीकार किया। कोई मुसलमान माई का लाल पैदा नहीं हुआ भारतवर्ष से कि वो इसकी आइडेंटिटी को मिटा दे। जितनी मिटानी थी वो मिटा के चलेगा। चूंकि आप हमारे थे इसलिए हमने आपको स्वेच्छा से वो कर दिया, वरना आप सोचते आपने मंदिरों को नहीं तोड़ा। जहां आप अपने मंदिरों को तोड़ा। और मैंने आपको औरंगजेब पढ़ा दिया। मैंने आपको अभी मैं मासिर आलमगीर खोल दूंगा आपके सामने, आप उसको भी रिजेक्ट कर देंगे कि जी ये कुछ नहीं है। तो सुन लीजिए, ये शूर नहीं डॉक्टर साहब, मैंने रिजेक्ट नहीं किया। मैंने आपकी वो जो बातचीत थी कि क्या उन्होंने मंदिरों को तोड़ के बनाया, हम डिफेंस में लड़ते हैं।
हम धर्म युद्ध लड़ना जानते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। मगर अगर कोई आप तैयार करोगे, आपकी बात गलत है, आप मेजर साहब बन के आओगे, मेरे भाई बन के आओगे, हम आपको गले लगाएंगे। हमने दुनिया के हर रिलीजन को, मुसलमान कहता है कि हमारे साथ यहाँ पे वो हुआ, क्या नाम है, जुल्म, लेकिन यहूदी कहता है, जिनसे आपने अपना रिलीजन बोरो किया है, कि अगर किसी जगह पे, किसी लैंड में एंटीसेमिटिज्म नहीं पाई जाती है तो उसका नाम है भारत वर्ष। मोजेस को मानने वाला हमें थैंक यू करते नहीं समझता, और मोजेस से लेके मोहम्मद तक मानने वाला जो है वो आकर के हमको गालियां देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कन्वर्जन के रास्ते में हम उसके रुकावट है। नहीं है आपकी आइडियोलॉजी में इतना दम कि यहां की आइडियोलॉजी से आप जीत जाए। और तलवार, आपने कुछ असर दिखाया, लेकिन उस तलवार को भी ब्लंट करने की ताकत रखते हैं, गर्दनें करवाने के लिए। अगर आपको शौक जिहाद है तो यहां भी अपनी मान मर्यादा, लड़कियों ने जौहर करना शुरू कर दिया था, डेड बॉडी को नहीं छोड़ते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से कहा, अपनी बेटी दिखाओ, अपनी बीवी दिखाओ, मेरे उसमें लेकर के आओ, मेरे उसमें क्या नाम है, राज दरबार में। ये औरतों के भूखे लोग थे और आप इनको अपना हीरो मानते हो। बस यही कुछ था। भारतवर्ष ने कभी नहीं किया। हमारे शिवाजी के पास किसी मुसलमान लड़की को एक बार लेके आया गया, उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, खबरदार किसी ने, अभी तो आपके टीवी चैनल पे शुरू हो गया था कि हिंदू हमें वो चाहिए, माले गनीमत और लौंडिया, रिलीजन के नाम पे लौंडिया बनाएंगे। मैं फिर दोबारा माजरत, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप ये जो, मतलब मैं अब क्या कहूं कि ये जो वीडियो रिपोर्ट्स आप हैं, ये इसको मत वो करें। वीडियो क्या रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी माले गनीमत पार्ट ऑफ वो है या नहीं? किसी पाकिस्तानी ऑफिसर ने ये कहा नहीं? क्या किसी पाकिस्तानी ऑफिसर ने ये कहा है या नहीं है? सेक्स स्लेवरी लीगल है नहीं कि कोई लड़की जो मुसलमान नहीं है उसको पकड़ लो, उसके साथ सेक्स करो और उसको बेच दो, ये अलाउड है? मुसलमान 400 साल हुक्मरान रहे हिंदुस्तान के, उन्होंने क्या सेक्स स्लेवरी की थी? मुसलमान 400 साल हुक्मरान थे, गाड़ दिए गए। आज मुसलमान जो मुगल मैं कह रहा हूँ गाड़ दिए गए, वो कहीं पे क्या उन्होंने सेक्स स्लेवरी की थी? डॉक्टर साहब बिल्कुल की थी। मैंने आपको जौहर का एग्जाम्पल दे दिया, राजस्थान की बेटियों ने अपने आप को जिंदा जलाया, वरना कौन औरतें अपने आप को जिंदा जलाती हैं? डॉक्टर साहब ये भी सुन लीजिए कि अफगानिस्तान से जो लोग आते थे वो यहाँ से औरतें ले जा वहां पे सेल करते थे। ये सारा इंसानी तारीख है। आप इसको घुमा फिरा के स्लेवरी और सेक्स स्लेवरी हमारी कंसेप्ट नहीं है, हमारी धरती का नहीं है। डॉक्टर साहब क्या अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे उन्होंने कोई मजालिम नहीं किए थे? किए थे तो फिर तो हम कौन सा हमने उनको बाहर निकाला। मगर आज एक अंग्रेज ये नहीं कहता ना, आज अंग्रेज जलियांवाला बाग को लेकर तलिया तो नहीं ठोकता ना, वो अपनी किताबों में जनरल डायर को तो नहीं पढ़ाता ना, वो तो अपने एम्पायर को ये कहता है कि भाई हमने एक एम्पायर के नाम पे, वो उस एम्पायर के नाम पे हमको ये तो नहीं बोलता ना कि ये घटिया लोग हैं। उसकी किताबों में इंडिया को लेके घटिया चीजें तो नहीं पढ़ा रही, किया उन्होंने, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है मेजर साहब, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप भारतवर्ष ने पिछले 500 साल में किसी के घर जा करके उसके पूजा स्थल को तोड़ा? उनकी बच्चियों को उठाया हमारे राजाओं ने, उनको कहा कि तुम्हारा भगवान गलत है? और क्या सबूत है कि तुम्हारा भगवान गलत है? सिर्फ मानने पे तुम्हारा सबूत हो जाएगा कि तुम्हारा भगवान गलत है? ये जो आप बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन सी बातें हैं। देखें अंग्रेज, सुन लीजिए, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में थे तो वो लिखते थे अपने दरवाजे पे कि जी डॉग्स, कुत्ते भी अलाउड और मतलब इंडियंस भी नहीं अलाउड, और उन इंडियंस में हिंदू भी शामिल थे और मुसलमान भी शामिल थे। सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, तो ये जो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके राजा जो हैं, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने कोई मजालिम ना किया हो। उन्होंने पावर स्ट्रगल रिलीजन के नाम पे नहीं किया डॉक्टर साहब, पावर स्ट्रगल जब जो पॉलिटिकल किया और उससे हम लड़े, लेकिन उसी यूके में भारतीय प्रधानमंत्री बना, उनके लोगों ने वोट किया, ठीक है, हमने कोई बदला नहीं लिया, हमने कोई ग्रूम नहीं किया वहां की बच्चियों को, क्योंकि हमें पता है बिटिया बिटिया होती है, चाहे उसका धर्म। डॉक्टर साहब जितने आप ये ग्रूमिंग का बार बार नाम ले रहे हैं उसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल हैं, इसलिए इसको छोड़िए। और वो एक अलग टॉपिक है। एक ग्रूमिंग हुई होगी, एक बंदा इंडियन होगा, उसने ग्रूम किया होगा,
ये मैं मानने को मैं तैयार कह हूं, रहा हूं कि मगर वो हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं करता। वो सेक्स परवर्ट होगा, दिमागी रूप से बीमार होगा, उसने वो किया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन 100 में से 98% पाकिस्तानी मुसलमान थे और उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि ये क्रिश्चियन है। आपको नहीं पता, मैं यहां जानता हूं ये माइंड सेट है कि हिंदू की लड़की को कन्वर्ट कर दिया, क्रिश्चियन की लड़की को कन्वर्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब समझते ही नहीं है। 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया, हम इस पे प्रोग्राम करेंगे। 2% भी पाकिस्तानी नहीं होंगे, और वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो ब्रिटिश है। 98 वाह भाई, एक इंडियन इज ऑलवेज एन इंडियन। वो 98% पाकिस्तानी है। और कहिएगा तो अभी सुवेला ब्रह्मन, सुवेला ब्रह्मन 98% होम मिनिस्टर थी, उसका स्टेटमेंट है। एंड जी वो हिंदू थी। 98% जो है वाइट इंग्लिश हैं। नहीं, 98% पाकिस्तानी मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैंने पढ़ा है, डॉक्टर साहब मैंने इसको पढ़ा है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है। आप सिर्फ मेजर साहब, डॉक्टर साहब आप वीडियो के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने लिखित में रिपोर्ट लेके आऊंगा और आपको मैं पार्लियामेंट में दी गई स्पीच इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। वो हिंदू माइंडसेट के साथ पार्लियामेंट के अंदर दी गई स्पीच में सुनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ बीबीसी की रिपोर्ट पाकिस्तानी मुसलमान थे, मैं कह रहा हूँ बीबीसी की रिपोर्ट अपना जो है वो सिर्फ हवस का शिकार इसलिए बनाया। डॉक्टर बिल्कुल गलत। अच्छा, आप बिल्कुल 1 घंटा 6 मिनट का हो गया मेजर साहब। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देना इसको। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं आपको पार्लियामेंट की स्पीच सुनाऊंगा, और पार्लियामेंट की स्पीच टिकटॉक की नहीं होती यार, वो इंडियन ओरिजिन की थी ना, उन्होंने तो करनी थी ना, समझे। सुवेला ब्रह्मन इंडियन ओरिजिन यार। अच्छा, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मेजर साहब। पहले मैं आपको वो सुना दूंगा, नाइजल फराज को सुना दूंगा। नाइजल फराज तो इंडियन नहीं है ना, वो तो ब्रिटिश। नाइजल फराज तो सबसे बड़ा झूठा है दुनिया का। नाइजल फराज तो बड़ा झूठा नहीं है, उसने बर्तानिया का बेड़ा गर्क कर दिया है ब्रेक्जिट के ऊपर। आप कहता है कि जी मैंने ये नहीं कहा। अंदर का मसला, हमें क्या मतलब है, वो अंदर का उनका पॉडकास्ट। अच्छा, 1 घंटा का प्रोग्राम हो गया ये। नाइजल फराज तो मैं भी कुछ कहूंगा, वो दाम देगा, वो तो। अच्छा, हम इस प्रोग्राम देखिए, मैं आपको मेजर साहब बता रहा हूं। सर मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, हम इस टॉपिक को हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ग्रूमिंग गैंग को। इसी कोई टॉपिक्स जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।